अच्छा बेटा, यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 जो है आपका मार्केटिंग का चैप्टर है, मार्केटिंग का यूनिट है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स जो होते हैं ना आपके, ये उनमें से है। मतलब ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई क्या कहते हैं इसकी, खतरनाक है। आपको ये चीज़ें बड़े अच्छे से आनी चाहिए। तो ये बेटा मार्केटिंग का चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। मार्केटिंग यूनिट 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 10। जो हमारा चैप्टर 10 है उसका नाम है मार्केटिंग कंपटीशन एंड कस्टमर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो जरा क्या कह रहा है भाई। कहता है जी, मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर एंड सेलर। ये बात तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स में भी पता है कि हम लोग जब एक मार्केट की बात करते हैं, हम लोग डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे होते हैं, यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की। तो मार्केट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मीट करते हैं और एक दूसरे की वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग जो होती है ना बेटा, मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर तक अपना एक मैसेज पहुंचा रहे हैं। आप कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कस्टमर की वांट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप एंटिसिपेट करते हैं जी कस्टमर को चाहिए क्या। ठीक है ना। तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जब आइडेंटिफाई करते हो, चीजों को निकालते हो, दिस इज अ प्रोसेस नोन एज मार्केटिंग। सही है। अब यहाँ पे रोल ऑफ मार्केटिंग लिखा हुआ है भाई। रोल ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग के कुछ रोल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास लिखे हुए डिफरेंट रोल। सबसे पहले है आइडेंटिफाई कस्टमर नीड। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड का मतलब होता है थ्रू मार्केट रिसर्च। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग सर्वेस कर रहे होते हैं। बिजनेसेस जो होते हैं वो सर्वे कर रहे होते हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं कि भाई आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद, आप और क्या बेहतर समझते हैं कि हम लोग कर सकते हैं। ये अक्सर आपको मिलता होगा रेस्टोरेंट्स के अंदर। रेस्टोरेंट जब आप जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, तो बेटा वहां पर वो आपसे फीडबैक फॉर्म फिल करवाते हैं। टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास बिठा दिया था उसको। ये एक ऐड, ये कोई नई टर्म है या फिर कोई ये कोई कोर्स होता है? ये मैं ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं भाई, पूरा पूरा लफ्ज लिखा करो। सर अभी एक ऐड में है यार। क्या लिखा हुआ है भाई? आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स थ्रू, जिस तरह मैं आपको रेस्टोरेंट की बात कर रहा था, तो बेटे रेस्टोरेंट में क्या होता है कि आप लोगों से वो फीडबैक फॉर्म ले रहे होते हैं। तो जब आपसे वो फीडबैक फॉर्म लेता है तो दिस इज नोन एज मार्केट रिसर्च। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड। सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड का मतलब क्या है? कि आप वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो गुड या सर्विस आप सेल कर रहे हैं जो कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ये सब रोल ऑफ मार्केटिंग है, जहां पे आप कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो। मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी। देखो, अगर मैं अपने कस्टमर के हिसाब से काम नहीं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल माई कस्टमर इज आस्किंग फॉर अ बेटर क्वालिटी, और मैं उसको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं उसको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो बेटा वो क्यों रुकेगा मेरे पास? तो कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को खुश रखने के लिए आप उसको इनकरेज करते हैं कि भाई आप जो हो ना, मैं आपके हिसाब से काम करूंगा और आप फिर मुझसे मेरा प्रोडक्ट खरीदते रहे। यानी कि आपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है थ्रू वैरायटी ऑफ मेथड्स। जिससे क्या होता है कि आपका कस्टमर इनकरेज रहता है, वो आपके अलावा किसी और के पास फिर जाता नहीं है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है जी, डिस्काउंट्स वगैरह आपने दे दिए, आपने लॉयल्टी कार्ड स्कीम्स दे दी, आपने आफ्टर सेल सर्विस दे दी, आपने जो है वो उनको ऑफर्स दे दिए हैं, तो इनसे आपकी कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन रहती है। फिर चौथा लिखा हुआ है गेन इन्फॉर्मेशन ऑन कस्टमर्स। इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर गेन करने का मतलब ये है कि आप कस्टमर को अपने पहचाने कि आपका कस्टमर क्या है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो भाई मेरा कस्टमर बेस कौन है? मेरा कस्टमर बेस ओए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो एज ग्रुप क्या होता है, जिनकी अराउंड 15 से लेके 19 तक का जिनका एज ग्रुप होता है, उसके दरमियान में ये बच्चे होते हैं। तो मैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ, मैं कस्टमर की नीड को गैदर करता हूँ कि कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, ताकि मैं एक बेहतर प्रोडक्ट बना सकूं। एंटिसिपेट चेंजेस इन कस्टमर नीड। कह रहा है जी, आप चेंजेस जो हैं वो एंटिसिपेट करते हैं कस्टमर की नीड्स के अंदर। आप थ्रू मार्केट रिसर्च, थ्रू रोल ऑफ मार्केटिंग, कि भाई कस्टमर का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, कस्टमर का ट्रेंड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, कस्टमर का स्पेंडिंग पैटर्न आप देख रहे होते हैं।
अब जिस तरीके से हम एक एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों में ना सूप के ठेले बहुत खुल जाते हैं, आइसक्रीम वाले साइड हो जाते हैं, कुल्फी वाले साइड हो जाते हैं, सूप के ठेले आना शुरू हो जाते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि उन्हें पता है कि यार अब सर्दियां आ गई हैं तो कस्टमर का स्पेंडिंग पैटर्न बदल जाएगा, ठीक है ना। तो आप कस्टमर की नीड को क्या करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं उनको, फिर उसके हिसाब से काम कर रहे होते हैं। अब जिस तरह हमारे बिजनेस में एचआर डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, बेटा सेम उसी तरह आपके पास बिजनेस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है, कि क्यों इंटरनेट लैग कर रहा है आज? बेटा आवाज मेरी क्लियर आ रही है? आप लोगों को लैग तो नहीं हो रहा? मैं लैग तो नहीं कर रहा? कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, अब तो नहीं कर रहा? अब सेट हो गया? नहीं, अभी नहीं कर रहे। नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कह रहा था, जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सेम उसी तरह बेटा मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आपका होता है। मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं इनका काम ही ये होता है कि कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाना, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर को ये समझना कि कस्टमर चाहता क्या है। अगर आपकी मार्केटिंग गलत हो जाती है तो आपके प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपकी सेल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लोग जो है आपसे सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले लिखा हुआ है रेज अवेयरनेस ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल बेटा ये माइक बेचता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे इसकी अवेयरनेस बनानी पड़ेगी ना लोगों तक, कि यार देखो ये एक प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें माइक ऐसा है, आवाज की क्वालिटी ऐसी है, ये फीचर्स हैं। तो मुझे अवेयरनेस पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का? सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज करना। मैं लोगों को क्यों मंजन बेच रहा हूँ कि ये माइक कैसा है? मैं मंजन इसीलिए बेच रहा हूँ ना कि लोग ये माइक खरीदें। तो मेरा सेल्स रेवेन्यू बढ़ने के पीछे मैं काम कर रहा होता, अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के पीछे मैं काम कर रहा होता। तीसरा लिखा हुआ है इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर आप लोगों को पता है, वापस से बता देता हूँ। मार्केट शेयर का मतलब होता है कि साल में जितनी गाड़ियां बिकी हैं उसमें से होंडा ने कितने परसेंट गाड़ियां बेची हैं, यानी कि सेल ऑफ बिजनेस ओवर सेल ऑफ इंडस्ट्री मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नई मार्केट में अगर आप एंट्री कर रहे हैं, घर में, पाकिस्तान में या किसी दूसरी कंट्री में, तब बेटा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और इम्प्रूव एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या तो आप अपने एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लें या तो आप नया प्रोडक्ट बना लें, तो बेटा ये फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना होता है। कोई मसले वाली बात यहाँ तक? नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट चेंजेस। ये आपका पूरा ही इकोनॉमिक्स, जो आप लोग डिमांड एंड सप्लाई का रूल पढ़ते हैं, ये उसी हिसाब से बेटे मामला चल रहे होते हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग, कस्टमर स्पेंडिंग क्यों चेंज हो रही होती है, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स वाली टर्म की बात करूं तो उसके अंदर आपकी इनकम आती है, आपका टेस्ट आता है, वेदर आता है, फैशन आती है, पॉपुलेशन आ जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं, रिलेटेड गुड्स आ जाते हैं, ये सब आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। बट अब जाहिर है बिजनेस में इतना डिटेल वर्जन तो नहीं है इकोनॉमिक्स वाला। तो अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें लिखी हुई, इस तरह टेस्ट आपका चेंज हो गया, आपका प्रेफरेंस चेंज हो गया, सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई, उस हिसाब से आपने मौसम के हिसाब से अपनी डिमांड को तब्दील कर लिया है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, भाई आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। जब आपके पास, अब इसकी बेस्ट मिसाल है आपके मोबाइल फोन। सबसे बेस्ट मिसाल क्या है? मोबाइल। बेटा जब मोबाइल हर साल एक नया एडिशन आता है, हर एक दो साल में नया जो है वो उसका अपग्रेडेड वर्जन आता है, तो लोग फिर अपग्रेडेड वर्जन की तरफ जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम लोग फिर पुराने वर्जन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कस्टमर अट्रैक्ट होता है। इनकम की बात लिखी हुई है, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना वो फिर लोग ज्यादा खरीदेंगे, एक्सपेंसिव गुड की तरफ जाएंगे। लास्ट लिखा हुआ है एजिंग पॉपुलेशन। बेटा जब बुढ़ा और बुढ़ा हो जाता है तो वो दवाइयों पे ज्यादा खर्चा करता है, वो फिर एंटी एजिंग क्रीम की तरफ जा रहा होता है। तो फिर इस तरीके से डिमांड, उन उन प्रोडक्ट्स की डिमांड फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि झुर्रियाँ उरियाँ पड़ जाती हैं, जी हम तो जवान रहना चाहते हैं। तो फिर ये इन चीजों की डिमांड आपकी बढ़ जाती है। द पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चेंजिंग कस्टमर नीड, कहता है जी कस्टमर नीड चेंज होने की पावर और उसकी इंपॉर्टेंस। लिखा हुआ है कि यार फर्म्स हमेशा चाहती हैं कि वो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करें, जिसकी वजह से वो मार्केट रिसर्च करती हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करती हैं? ताकि वो अपने कंपेटिटर से हमेशा आगे रहे,
वो अपने कंपेटिटर्स को हमेशा बीट करे, अपने कंपेटिटर्स से कभी भी उनको कभी भी आगे ना निकलने दे। ठीक है, पेप्सी वाला हमेशा चाहता है कि कोक का कंज्यूमर पेप्सी के पास आ जाए। ठीक है, तो अगर वो कस्टमर के हिसाब से काम करेंगे तो वो मार्केट में रेलेवेंट रहेंगे, उनकी डिमांड बढ़ती रहेगी, उनकी सेल बढ़ती रहेगी। सही। फिर लिखा हुआ है जी, वाई सम मार्केट्स हैव बिकम मोर कंपैरेटिव, क्यों कुछ मार्केट्स बहुत ज्यादा कंपैरेटिव हो चुकी हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है बेटा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, बट वापस से आपको बता देता हूँ। नहीं खैर, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, सॉरी, आप लोग क्रैश वाले। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बेटा, जिस तरह दुनिया आपस में कनेक्टेड है, जिस तरह पूरी दुनिया में ट्रेडिंग हो रही है, जिस तरह हमारे पास मूवमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा है, मूवमेंट ऑफ लेबर हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज खुल रही हैं, सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी तो बेटा ओवरऑल मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ता है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो चुका है, आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो चुका है। आप जब चाहें अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जहां चाहें अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, दूसरी कंट्री शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। बेटा जिस जब से हमारे पास इंटरनेट आम हुआ है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस हैं, जो ई कॉमर्स बिजनेस कहलाए जाते हैं, वो काफी ज्यादा रुझान में आए हैं। जैसे कि अली एक्सप्रेस हो गया, amazon हो गया, इसके अलावा जी दराज हो गया। ये ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं और ये इंटरनेट पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। अब लिखा हुआ है कि यार अगर आपके पास कंपटीशन बढ़ता है तो एक बिजनेस कैसे कस्टमर की नीड को रिस्पॉन्ड कर सकता है कि यार मेरा कस्टमर मुझे छोड़ के कहीं और ना जाए। तो इसके अंदर बेटा डिफरेंट कुछ सिनारियोज होते हैं। सबसे पहले तो आपको कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है अपने साथ, कि यार मेरा कस्टमर किसी और के पास ना जाए। अब सवाल ये है कि सर कस्टमर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है? आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर आप या आपको कहीं ना कहीं से किसी बिजनेस की तरफ से मैसेज आता है जी हैप्पी बर्थडे, या 14 अगस्त मुबारक, या ईद मुबारक, और ये और वो, अगर आप लोग कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि जब आप उनका फॉर्म फिल करते हैं तो आप सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि आपकी बर्थडे क्या है और क्या आपके नंबर वगैरह क्या है। तो वो आपको मैसेजेस करते रहते हैं, भाई सेल लगी हुई आ जाओ, या फिर भाई तुम्हारी बर्थडे के लिए हमने इतना क्यूपन तुम्हें दिया है, जाओ हमसे सामान परचेज करो। ये कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने के तरीके होते हैं। ठीक है ना, ताकि उनका मार्केट शेयर बढ़ता रहे, उनकी सेल बढ़ती रहे, उनका कस्टमर उनके अलावा किसी और के पास ना जाए। फिर क्या लिखा हुआ है, कीप इम्प्रूविंग इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आप उसी को इम्प्रूव करें, आप उसी को और बेहतर बनाएं, ताकि आपकी जो सेल्स हैं वो मेंटेन रहे। आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा लें। आप जो है वो जब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उससे कस्टमर बार बार आपके पास आता रहेगा, आपका कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा, तो इससे भी आपकी सेल बढ़ती रहती है। एंड कीप कॉस्ट लो। देखो जब आप अपना खर्चा कम रखेंगे, अपनी कॉस्ट कम रखेंगे, लॉजिकली आपकी प्राइसेस भी कम रहेंगी। जब आपकी प्राइसेस कम रहेंगी तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी डिमांड बढ़ेगी और आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाती है। कोई मसले वाली बात है बेटा यहाँ तक? सारी बातें क्लियर जा रही हैं? अच्छा, अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं नीश मार्केट वर्सेस मास मार्केट की। देखो नीश मार्केट वो एक सेगमेंट होता है आपकी मार्केट का, जहां पे आप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे होते हैं। आपने अपनी मार्केट को डिवाइड किया हुआ होता है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। अब मैं अपनी मार्केट, अच्छा यहाँ पे हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन फॉलो कर रहे होते हैं। व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? जो मैंने आपको बताया कि हम लोग मार्केट को तोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी कि मैं इन्फेंट्स न्यू बॉर्न से लेके 5 साल तक के बच्चों के कपड़े बनाऊंगा, मैंने एज के हिसाब से अपनी मार्केट को तोड़ दिया। मैं खवातीन के लिए पर्सेस बनाऊंगा, मैंने जेंडर के हिसाब से मार्केट को तोड़ दिया। मैं मर्द हजरात के लिए शूज बनाऊंगा, वापस से जेंडर के हिसाब से तोड़ दिया। मैं सिर्फ अमीर बंदों को अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, इस तरह वर्साची हो गया, और आपके पास जो है और जो मल्टीपल ब्रांड्स आते हैं एक्सपेंसिव वाले, जारा हो गया, और ये सारे हो गए। हम जी सिर्फ अमीर लोगों को कपड़े बेचेंगे, हमने इनकम के हिसाब से मार्केट को तोड़ दिया। रोलेक्स है, लेम्बोर्गिनी है, मैं जी इनकम के हिसाब से लोगों को दूंगा। इन इनकम के हिसाब से बेटा हमने अपनी मार्केट को तोड़ दिया। नीश मार्केट के अंदर आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, अपनी मार्केट को तोड़ते हैं, और उन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम करता है। अब इसके एडवांटेजेस देखो क्या लिखे हुए हैं।
अगर एक स्मॉल फर्म है जो नीश मार्केट फॉलो करती है कि भाई मैं जी एक स्पेसिफिक सेगमेंट को ही टारगेट करूंगी, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि वो ग्रो कर जाए। अब मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने फॉन्डेड केक का नाम, पता नहीं फाउंटेन केक बोलते हैं, फॉन्डेड केक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका आपने नाम सुना होगा। ये आज से 5-6 साल पहले बड़ा मशहूर था। वो क्या था कि भाई आपने केक बना दिया, अब उसके ऊपर ना आपने बंदे की शक्ल बना दी, या फिर जी आपने उसके हिसाब से जो है वो सुपरमैन बना दिया, बैटमैन बना दिया, और ये वो ड्रामेबाजियां जो होती हैं। तो वो हर बंदा तो नहीं करता ना। वो एक प्रोड्यूसर कर रहा है, गिने चुने प्रोड्यूसर कर रहे हैं एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए। हर बंदे को वो केक पसंद भी नहीं है। मुझे वो पर्सनली केक बहुत बुरा लगता था, टेस्ट वाइज देखने में बड़ा खूबसूरत था, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत बुरा था। तो अब हर बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बट यहाँ पे कुछ लोगों ने मार्केट सेगमेंट कर दिया कि भाई जिन लोगों को पसंद है उनके लिए हम लोग बनाएंगे। और उन्होंने बहुत पैसे लिए उसके। भाई वो एक केक साला जो 2 पाउंड का था, वो 7-7 8-8 हज़ार रुपए का बिकता था, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब मैं ये लेवल में था। तो भाई वो पैसे कमाते हैं बहुत। फिर लिखा हुआ है, इफ देर आर नो और वेरी फ्यू कंपेटिटर्स, फर्म्स कैन सेल प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस एंड गेन मोर प्रॉफिट। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई नीश मार्केट में हर बंदा तो नहीं होता। तो अगर फ्यू कंपेटिटर्स मार्केट में हैं, तो बेटा देयर इज अ चांस कि आपके पास मार्केट में कंपटीशन कम है, यू कैन अर्न हायर प्रॉफिट, यू कैन चार्ज हायर सम ऑफ मनी। अब बेटा वो फाउंडेड केक महंगा क्यों था? क्योंकि उसको बनाने में पैसे लगते हैं, उसको बनाने में टाइम लगता है, फोकस लगता है, समझे? हर बंदे के बस की बात नहीं है, तो पैसे लूंगा मैं उसके। फिर लिखा हुआ है जी, फर्म्स कैन फोकस ऑन द नीड्स ऑफ जस्ट वन कस्टमर ग्रुप, देयर बाय गिविंग देम एन एडवांटेज ओवर लार्ज फर्म्स हु ओनली सेल टू मास मार्केट। कहता है हम जी सिर्फ एक कस्टमर ग्रुप के ऊपर ही फोकस करते हैं। अगर मैं आपको इसकी मिसाल अपने हिसाब से दूं, तो बेटा मैंने अपनी मार्केट को कैसे सेगमेंट किया हुआ है कि मैं सिर्फ ओए लेवल का बच्चा पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, या ओ लेवल बिजनेस पढ़ाऊंगा, सही है। मैं ए लेवल बिजनेस भी नहीं पढ़ाता, मैं उनके बच्चे, मेरे पास बहुत बच्चे आते सर पढ़ा दे, मैं नहीं पढ़ाता भाई। मैं इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना जो मार्केट को सेगमेंट किया है वो एज के हिसाब से और बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से किया है। दुबई से मुझे बड़े मैसेजेस आए, सर आईबी बोर्ड है, आईबी आईबी जो होता है वो पढ़ा दें, भाई मैं नहीं पढ़ाता। सर एकेयू बोर्ड है, एकेयू बोर्ड पढ़ा दें, भाई मैं नहीं पढ़ाता। मैंने स्पेसिफिक बोर्ड के हिसाब से अपने आप को सेगमेंट कर लिया है, मैंने एज ग्रुप के हिसाब से अपने आप को सेगमेंट कर लिया है। अब उसमें बॉयज हो गर्ल्स हो, जेंडर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस पढ़ाना है, समझे बात को? तो मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहा हूँ, तो भी मेरे लिए फोकस करना आसान हो जाता है। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं, तो बेटा यूजुअली नीश मार्केट ना, नीश मार्केट में अक्सर स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं। नीश मार्केट में अक्सर स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं। तो बेटा जब वो स्मॉल बिजनेसेस होंगे, उनको एज सच इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है ना। उनको एज सच बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये एक प्रॉब्लम आपके पास नीश मार्केट में आती है। सेकंड ड्रॉबैक जो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या है? रिस्क ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट ऑन मार्केट। कहता है जी अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉन्डेड केक था आज से 5-6 साल पहले, आजकल नहीं लोग इस्तेमाल करते। अब लोग इस्तेमाल करते हैं, सना पाए इन द स्काई चले गए, या फिर हॉपनॉप चले गए, यहाँ पे जो अच्छे केक्स मिलते हैं वो वाले केक पकड़ते हैं। तो आज से 5 साल पहले भाई उसकी डिमांड थी, अब कद्दू कोई पूछता ही नहीं उनको, समझे? तो वो फेल हो गया, भी मार्केट खत्म हो गई। लाइकली टू अट्रैक्ट कंपटीशन, भाई हर बंदा घुसना शुरू हो जाएगा मार्केट में, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाती है। तो ये बेटा आपके नीश मार्केट के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या एक बिजनेस को नीश मार्केट में ऑपरेट करना चाहिए या मास मार्केट में ऑपरेट करना चाहिए। तो आपके लिए बेटा ये बेनिफिट्स यहाँ लिखे हुए हैं, कोई मसले वाली बात? अच्छा जी, अब मास मार्केट पे आ जाए। मास मार्केट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर आप मार्केट सेगमेंटेशन नहीं करते, आप पूरी मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाते हो यार। अब इसकी मिसाल बहुत है भाई, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या है? हर बंदे के लिए, बूढ़ा हो, बुढ़ा, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, क्या फर्क पड़ता है भाई, दांत तो सबने साफ करने हैं ना अपने। तो टूथपेस्ट इज फॉर एवरीवन। बच्चा हो, हर बंदे के लिए टूथपेस्ट है। वॉशिंग पाउडर, हर बंदे कपड़े धुलते हैं भाई। ऐसा तो नहीं ना कि भाई मर्द जो है वो मट्टी से कपड़े धोएंगे और औरतें साबुन से कपड़े धोएंगे, इस तरह तो नहीं होता ना भाई, हर बंदे के लिए वॉशिंग पाउडर होता है। आईफोन है, हर बंदे के लिए होता है भाई। तो मास मार्केट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है विच इज फॉर एवरीवन।
और हर बंदे को आप बेच रहे होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस बिल्कुल ऑपोजिट हैं जो आपने नीश मार्केट में पढ़े थे। अब यहाँ पे आपकी सेल ज़्यादा होती है, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, आप लार्ज वॉल्यूम सेल कर रहे होते हैं, आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है भाई। अब जिस तरह मैं बात करता हूँ, सैमसंग ये टीवी फ्रिज मोबाइल फोन 50 चीजें बना रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है ना बेटा, अगर टीवी से नुकसान होता है तो फ्रिज से कमा लेगा, फ्रिज से नुकसान हुआ मोबाइल फोन से कमा लेगा, कहीं ना कहीं से तो पूरा करेगा ना। फिर लिखा हुआ है बिजनेस कैन ग्रो, बिजनेस कैन ग्रो, क्योंकि एक लार्ज मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट क्या कहते हैं ग्रोथ की तरफ, मॉडल की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि इस तरह के मार्केट में बेटा कंपटीशन बहुत होता है, और दे कांट चार्ज अ हायर प्राइस। मतलब जैसे सैमसंग और आईफोन है, ये तो खैर चलो ब्रांड लॉयल्टी की वजह से पैसे लेते हैं ज्यादा, बट वॉशिंग पाउडर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं जो कि हर ब्रांड चार्ज कर रहा है। तो इतनी ऐसे नहीं कि भाई कोलगेट 1000 रुपए की बिक रही है और पेप्सोडेंट जो है वो 200 रुपए की बिक रही है, ऐसे नहीं होता, कोई मसले वाली बात। क्या हो गया भाई? इंटरनेट बड़ा तंग कर रहा है यार आज। एक सेकंड यार। अच्छा, अब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं जरा मार्केट सेगमेंटेशन की। मार्केट सेगमेंटेशन देखो, वैसे तो मैंने आपको बता दिया ना कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है, कि हम लोग डिपेंडिंग अपॉन, ये कौन कौन आ गए हैं भाई, उमैमा जमाल और हाशिर, ये कौन है भाई? बेटा ये आप दोनों कौन हैं, उमैमा जमाल और हाशिर? अच्छा, उमैमा। सही है बेटा, आप बहुत लेट आई हैं, आप तकरीबन भी पौने घंटे बाद आ रही हैं क्लास में। और ये कौन है हाशिर? या खैर जो भी है यार, खैर मार्केट सेगमेंटेशन। बेटा हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन की जो बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अपनी मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स के हिसाब से, डिफरेंट लोगों के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको टेस्ट की बात की, मैंने बताया जी कि भाई मैंने एज के हिसाब से, मेरी मार्केट एज के हिसाब से चल रही है, ठीक है ना। इनकम के हिसाब से लोग तोड़ देते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ सो कॉल्ड फिटनेस फ्रीक्स होते हैं जो डाइट पेप्सी पीते हैं और कहते हैं जी हम तो डाइट पे हैं। अबे मोटे, तू नहीं है डाइट पे, ये डाइट पेप्सी डाइट नहीं होती, ठीक है। ये जो होते हैं ना कुछ जरा सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर, डाइट कोक पी लो, डाइट पेप्सी पी लो, अबे नहीं पिया करो ये चीजें। तो वो बातें करते हैं जी कि हम तो जी फिट हो रहे हैं। तो अब पेप्सी आपको पागल बना रहा है, कोक आपको पागल बना रहा है कि जी हमने फिटनेस वाले लोगों के लिए जो है ना एक डाइट कोक निकाल दिया, ठीक है। एज के हिसाब से बेटा मार्केट को डिवाइड करते हैं, इनकम के हिसाब से आप मार्केट को तोड़ते हैं, ठीक है। जेंडर के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से। अब आपने अक्सर देखा होगा कि यार कुछ शूज शूज जॉगर्स टाइप, कुछ स्नीकर्स टाइप कुछ लोगों ने निकाले हैं कि यार वो बंदा जो कि 9 to 5 जॉब करता है या ज्यादा लंबा काम कर रहा होता है तो उसको कंफर्टेबल शूज पहनने चाहिए। तो उन्होंने मेडिकेटेड शूज निकाल दिए, ठीक है। तो वो डिफरेंट लोगों के हिसाब से, खैर ये मार्केट सेगमेंटेशन हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं।
अब मार्केट सेगमेंटेशन के बेटा एडवांटेजेस क्या है कि अगर मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ टारगेट कर रहा हूं तो मुझे पता है बेटा मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। जब मुझे पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है तो मैं फिर उसी की तरफ फोकस्ड रहूंगा, मैं उसके अलावा किसी और बंदे को अपना प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। अब मुझे पता है ना कि भाई मेरे मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो 15 से लेके 19 साल तक के बच्चे हैं। तो मैं 10 साल के बच्चे को या 11 साल के बच्चे को नहीं बताऊंगा कि भाई मैं वो लेवल पढ़ाता हूँ, या मैं 22 साल के यूनिवर्सिटी जाने वाले लड़के को नहीं बताऊंगा कि मैं ये लेवल पढ़ाता हूँ। समझे बात को? तो बेटा हमारा जो एक सेगमेंट होता है, जो हमारा टारगेट होता है, वो एकदम क्लियर हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज क्या लिखा हुआ है? द अबव लीड्स टू हायर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप अच्छा काम करेंगे आपकी सेल्स भी बढ़ती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, और आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं टू इंक्रीज सेल्स। बेटा कोई मसले वाली बात? जी हाशिर। अरे भाई आप हो कौन यार बेटा? बेटा आप जो भी हैं, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है? मुझे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा, अगर आप कोई रेगुलर स्टूडेंट हैं किसी और के नाम से आए हुए हैं तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी। तो हम लोग बेटा बात कर रहे हैं वेज ऑफ सेगमेंटिंग अ मार्केट। अब वही वाली बातें हैं कि यार किस हिसाब से आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है सोशो इकोनॉमिक ग्रुप। सोशो इकोनॉमिक ग्रुप यानी कि व्हेन हम लोग मार्केट को सेगमेंट करते हैं इनकम के हिसाब से। अब इस तरह बेटा गरीब बंदा कभी भी रोलेक्स नहीं पहनेगा, गरीब बंदा कभी भी फरारी में नहीं घूमेगा, गरीब बंदा मर्सिडीज में नहीं घूमेगा। ठीक है ना? तो आपने इनकम के हिसाब से लोगों के लिए पर्टिकुलर गुड बना दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम ग्रुप्स कैन बी डिफाइंड बाय ग्रुपिंग पीपल्स जॉब्स अकॉर्डिंग टू हाउ मच दे आर पेड। अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो बेटा सीईओज जो होते हैं ज्यादा पैसे कमाते हैं, नॉर्मल एम्प्लॉय थोड़ा कम पैसे कमाता है, मैनेजर एक अच्छी अमाउंट कमाता है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बहुत कम अमाउंट कमाते हैं। तो बात सारी ये है कि भाई हम लोग इनकम के हिसाब से अपनी मार्केट को जब डिवाइड करते हैं, दिस इज नोन एज सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। सेकंड है बाय एज, जैसे कि मैंने अब तीसरी बार एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों की कि भाई जो मेरी मार्केट है वो ये एज ग्रुप की है, समझे? अब आप लोगों ने इंश्योर नाम का एक प्रोडक्ट देखा होगा। इंश्योर जो होता है डब्बे में आता है, वो हड्डियों के लिए होता है वो। तो वो जो बुढ़े होते हैं ना, वो जो जाहिर सी बात है, अब उनकी हड्डी जो होती है वो बिल्कुल पापड़ जैसी हुई हुई होती है, उठते बैठते हड्डियां तुड़वा लेते हैं, छींक मारते हैं, हल्का सा गिरते हैं, घुटना मुड़ जाता है। तो उनके लिए इंश्योर होता है कि भाई आप इंश्योर भी हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, एक हम हमारी एज का बंदा तो इंश्योर नहीं पिएगा ना, तो वो बुढ़ों के लिए टारगेट किया गया। ठीक है ना? फिर लिखा हुआ है बाय रीजन एंड लोकेशन। रीजन का मतलब क्या है? अब आपने देखा होगा अक्सर के सऊदी में जो एक ड्रेस होता है उनका, उसको जुब्बा बोलते हैं, तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो उनकी कमीज होती है सलवार कमीज वाली, वो पूरी बिल्कुल टखनों तक ना ऐसे सिली हुई होती है। पाकिस्तान में वो ट्रेंड नहीं चलता। ठीक है ना? पाकिस्तान में ट्रेंड चलता है नॉर्मल सलवार कमीज जो हमारा होता है। तो रीजन के हिसाब से भी भाई चीजें मामला चल रहे होते हैं। आपने मौसम के हिसाब से अपना वो कर लिया। अब सर्दियों में जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे बहुत मोटे मोटे फर वाले जैकेट चलते हैं, वो कराची में नहीं चलते। कराची में लोग प्रेफर करते हैं लेदर जैकेट पहन लें या कुछ पहन लें, सही है। जेंडर के हिसाब से बेटा, जेंडर मैंने आपको बताया जी कि हम लोग जो मर्द हजरात हैं मैं उनके लिए शूज बनाऊंगा, खवातीन के लिए मैं पर्सेस बनाऊंगा, तो मैंने जेंडर के हिसाब से मार्केट को तोड़ दिया। जेंडर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। यूज ऑफ प्रोडक्ट, बेटा जैसे गाड़ी है, गाड़ी दो चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, आपके अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, आपने अपनी फैमिली के लिए ले ली, अपने घर के लिए ले ली। सेम गाड़ी कैन बी यूज टू प्रोवाइड अ सर्विस। अब जिस तरह मैं हाई रूफ की बात करूं, हाई रूफ जो होती है लोग अपने घर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या फिर पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो लोग उस हिसाब से ही एडवर्टाइज करवाते हैं। फिर लिखा हुआ है बाय लाइफस्टाइल। कुछ लोग होते हैं जो शादीशुदा होते हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, जो छड़े होते हैं, सिंगल होते हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। मैं किस लाइफस्टाइल के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, किस लाइफस्टाइल के लोगों को मैं
किस लाइफस्टाइल के लोगों को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ घसीटना चाहता हूँ। तो बेटा ये जो है ना आपके पास, ये चीजें इस तरीके से लाइफस्टाइल के हिसाब से भी चल रही होती है। कोई मसले वाली बात बेटा? कोई मसले वाली बात? खैर यहाँ पे वैसे हमारा चैप्टर एंड हो गया, इंटरनेट जरा मेरा मसला कर रहा है। कोई परेशानी तो नहीं है?